आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हमारे पास आज विश्लेषण के लिए एक बहुत ही अनोखा स्रोत है। हाँ, बहुत ही अनोखा ये द एसेंस ऑफ टैरो यानी टैरो का सार नाम की किताब का एक अंश है। और जब हम अंश कह रहे हैं तो इसका मतलब कोई चैप्टर या पैराग्राफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा छोटा और कह सकते हैं रहस्यमयी है। बिल्कुल। दिलचस्प बात तो ये है कि ये पूरा अंश सिर्फ एक सवाल है। बस 3 शब्द, टैरो क्या है? बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही। कोई जवाब नहीं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, सिर्फ एक सवाल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है ना। मतलब एक किताब जिसका टाइटल है टैरो का सार, उसकी शुरुआत तो एक परिभाषा से होनी चाहिए थी। हाँ, जैसे टैरो 78 कार्ड्स का एक डेक है या ऐसा कुछ। बिल्कुल। लेकिन यहाँ लेखक ने हमें एक पहेली दे दी है। तो आज का हमारा मकसद इस सवाल का कोई एक जवाब देना नहीं है, क्योंकि जाहिर है। स्रोत हमें कोई जवाब देता ही नहीं है। हाँ, तो इसकी जगह हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की शुरुआत का मतलब क्या है, और फिर एक एक्सपेरिमेंट की तरह हम खुद इस सवाल के कुछ मुमकिन जवाबों को तलाशेंगे। सही है। तो किसी लेखक ने परिभाषा देने के बजाय एक सवाल से शुरुआत क्यों की होगी? मेरे ख्याल से ये पाठक के अनुभव को एक दिशा देने के लिए है। देखिए, एक जवाब को तो कोई भी बस मान लेता है ना? निष्क्रिय रूप से। हाँ, अगर किताब कहती कि टैरो भविष्य बताने की एक प्राचीन कला है, तो हम उसे पढ़ लेते और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन टैरो क्या है? ये सवाल सीधे हमारी तरफ उछाला गया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। ये बताता है कि टैरो को समझना एक एक्टिव प्रोसेस है, कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं। ये हमें सिर्फ एक पाठक से एक खोजकर्ता बना देता है। ठीक है, तो ये एक तरह का निमंत्रण है। तो चलिए इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। अगर हमें इस सवाल का जवाब देना हो तो एक खोजकर्ता की तरह हम कहाँ से शुरू करेंगे? शायद इसका पहला जवाब इसके इतिहास में छिपा हो सकता है। मतलब ऐतिहासिक रूप से टैरो क्या था? ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है, क्योंकि इसका जो ऐतिहासिक जवाब है वो ज्यादातर लोगों की धारणा से बहुत अलग है। अच्छा। हाँ, आज हम टैरो को रहस्यवाद और भविष्य बताने से जोड़ते हैं। लेकिन 15वीं सदी में जब ये इटली में पहली बार आया, तो ये ट्रियोम्फी नाम का एक कार्ड गेम था। एक खेल? हाँ, बस एक खेल, अमीरों के मनोरंजन का एक साधन। उन कार्ड्स पर जो चित्र थे, वो उस समय की संस्कृति, कला, समाज, इन सबको दिखाते थे। उनका कोई गुप्त या आध्यात्मिक मतलब नहीं था। अरे वाह! तो ये भविष्य बताने के लिए नहीं बल्कि एक खेल के रूप में शुरू हुआ था। बिल्कुल। ये तो पूरी धारणा ही बदल देता है। तो फिर ये एक साधारण कार्ड गेम से एक रहस्यमयी आध्यात्मिक उपकरण कैसे बन गया? मतलब ये बदलाव कब और क्यों आया? ये बदलाव धीरे-धीरे मतलब कई सदियों में आया। एक बड़ा मोड़ आया 18वीं सदी के अंत में, जब फ्रांस में एंटवान कोट द जेबेलिन जैसे कुछ लेखकों ने उन्होंने इसे प्राचीन मिस्र के ज्ञान और रहस्यों से जोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा। अब इस बात का कोई ऐतिहासिक सबूत तो है नहीं, लेकिन ये आइडिया बहुत पॉपुलर हो गया। अच्छा, तो ये कनेक्शन वहीं से बना। हाँ, और उसके बाद 19वीं और 20वीं सदी में वो जो सीक्रेट सोसाइटीज थीं, जैसे द हर्मेटिक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन, हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। उन्होंने इसमें ज्योतिष, अंक ज्योतिष और दूसरी रहस्यमयी परंपराओं को मिला दिया। और बस वहीं से टैरो का जो आधुनिक आध्यात्मिक रूप है, वो विकसित हुआ। तो इसका मतलब ये है कि टैरो का अर्थ कभी स्थिर नहीं रहा। वो समय के साथ इवॉल्व हुआ है और अलग-अलग संस्कृतियों ने उसे अपने हिसाब से ढाला है। बिल्कुल सही। ये अपने आप में एक बहुत जरूरी जानकारी है। जो चीज एक खेल के रूप में शुरू हुई, वो सदियों बाद आत्म अन्वेषण का प्रतीक बन गई। बिल्कुल, और यही विकास हमें दूसरे मुमकिन जवाब की ओर ले जाता है। जब लोगों ने इसे सिर्फ एक खेल से ज्यादा समझना शुरू किया, तो उन्होंने इसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देना शुरू किया। और यहीं पर शायद कार्ल युंग के आर्केटाइप्स या मूल रूपों की बात आती है ना? बिल्कुल सही। इसका जिक्र तो टैरो के संदर्भ में बहुत होता है, लेकिन कई लोगों के लिए ये एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो सकता है। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं कि इसका मतलब क्या है और ये टैरो से कैसे जुड़ता है? जरूर। देखिए, कार्ल युंग का मानना था कि हम सभी एक सामूहिक अचेतन मतलब कलेक्टिव अनकॉन्शियस से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और इसमें कुछ यूनिवर्सल प्रतीक और कहानियां मौजूद हैं। इन्हीं को वे आर्केटाइप्स या मूल रूप कहते थे। ये ऐसी छवियां हैं जिन्हें हर संस्कृति के लोग एक तरह से अपने आप ही पहचानते हैं। जैसे नायक, द हीरो। हाँ। या बुद्धिमान बूढ़ा, द वाइज ओल्ड मैन। माँ वाली छवि, या फिर धोखेबाज, द ट्रिकस्टर। ये सब। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हमारे डीएनए में बसी हुई हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं।
अब अगर आप टैरो के मेजर आर्काना कार्ड्स को देखें तो वो इन्हीं मूल रूपों का एक संग्रह है। अच्छा, तो उदाहरण के लिए द एम्परर कार्ड सत्ता, संरचना और पिता के मूल रूप का प्रतीक है। द हाई प्रीस्टेस अंतर्ज्ञान, रहस्य और अवचेतन मन का प्रतीक है। और द फूल हर कहानी के उस हीरो का प्रतीक ले जो एक नई अनजान यात्रा पर निकल रहा है। तो इस नजरिए से देखें तो टैरो भविष्य नहीं बताता, ये हमें उन मूल रूपों या कहिए उन ऊर्जाओं को पहचानने में मदद करता है जो हमारे जीवन में उस समय एक्टिव हैं। ये बहुत दिलचस्प है। तो जब कोई टैरो रीडिंग करता है तो वो असल में अपने जीवन की कहानी में इन यूनिवर्सल सिंबल्स को ढूंढ रहा होता है। बिल्कुल। ये तो भविष्यवाणी से ज्यादा आत्मचिंतन मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल। ये पूछने जैसा है कि मेरी जिंदगी में अभी द हर्मिट यानी एकांत में ज्ञान खोजने वाले की ऊर्जा कितनी है, या क्या मुझे द चॉरियट की तरह नियंत्रण दिखाने की जरूरत है। आपने इसे बिल्कुल सही समझा। ये एक मनोवैज्ञानिक आईने की तरह काम करता है। कार्ड्स हमें वो दिखाते हैं जो शायद हम पहले से ही अपने अंदर महसूस कर रहे होते, लेकिन जिसे हम शब्दों में नहीं कह पाते। एकदम। ये हमें हमारे अवचेतन मन से बात करने की एक भाषा देता है। तो टैरो क्या है का एक जवाब ये भी है, ये मूल रूपों की एक प्रतीकात्मक भाषा है। तो हमने इसके इतिहास को देखा जो एक खेल के रूप में शुरू हुआ, हमने इसके मनोवैज्ञानिक पक्ष को समझा जो इसे आत्मचिंतन का एक उपकरण बनाता है। लेकिन इन कार्ड्स में एक और बात है जो किसी को भी आकर्षित करती है, वो है इनकी कला। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ प्रतीक नहीं है बल्कि कला के भी बहुत सुंदर नमूने हैं। क्या हम कह सकते हैं कि टैरो कहानी कहने की एक कला है? हाँ, और ये इसका तीसरा बहुत मजबूत जवाब है। हर कार्ड एक कहानी का हिस्सा है, एक सीन है, और जब आप कई कार्ड्स को एक साथ रखती हैं तो वे एक कहानी सुनाने लगते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है और 3 कार्ड निकालता है। पहला आता है द फूल यानी मूर्ख। हाँ, फिर द टावर यानी मीनार, और तीसरा द सन यानी सूर्य। ठीक है, तो ये कहानी कैसे बनेगी? इसे ऐसे पढ़ा जा सकता है। द फूल एक नई शुरुआत, एक जोखिम उठाने का प्रतीक है। शायद वो व्यक्ति एक नया रास्ता अपनाने की सोच रहा है। ओके। फिर आता है द टावर, जो अचानक आने वाले बड़े बदलाव या उथल पुथल का प्रतीक है। इसका मतलब हो सकता है कि यह नया रास्ता आसान नहीं होगा, पुरानी चीजें टूटेंगी। अच्छा। लेकिन अंत में आता है द सन, जो सफलता, स्पष्टता और खुशी का सबसे पॉजिटिव कार्ड है। तो इन 3 कार्ड्स की कहानी क्या हुई? एक नई और जोखिम भरी शुरुआत एक बड़े झटके से गुजरेगी, लेकिन आखिर में शानदार सफलता और स्पष्टता लाएगी। ये तो कमाल है। ये किसी भविष्यवक्ता के बताने से बहुत अलग है। ये तो एक क्रिएटिव एक्सरसाइज जैसा है जहां आप इन छवियों का इस्तेमाल करके अपने लिए एक कहानी बना रहे हैं। बिल्कुल। ये आपको दिशा दे रहा है, कोई पत्थर की लकीर वाला भविष्य नहीं बता रहा। बिल्कुल, ये एक विजुअल स्टोरी टेलिंग टूल है। लेखक और कलाकार अक्सर इसका इस्तेमाल क्रिएटिव आइडियाज के लिए करते हैं। ये आपको एक ही सिचुएशन को कई अलग-अलग नजरियों से देखने में मदद करता है। तो टैरो क्या है का तीसरा जवाब है, ये 78 छवियों का एक डेक है जो अनगिनत कहानियां बनाने में मदद करता है। तो अब हमारे पास इस एक सवाल के 3 बहुत अलग लेकिन कहीं न कहीं जुड़े हुए जवाब हैं। हाँ। पहला, ये एक ऐतिहासिक कलाकृति है जो एक खेल के रूप में शुरू हुई। दूसरा, ये एक मनोवैज्ञानिक आईना है जो हमें यूनिवर्सल आर्केटाइप से जोड़ता है। और तीसरा, ये कहानी कहने का एक रचनात्मक माध्यम है। अब मुझे समझ आ रहा है कि लेखक ने किताब की शुरुआत टैरो क्या है सिक्यों की। हाँ, क्योंकि अगर वे कोई एक परिभाषा देते तो वे बाकी 2 को नजरअंदाज कर देते। सही बात है। अगर वे कहते कि ये भविष्य बताने का साधन है तो वे इसके मनोवैज्ञानिक और रचनात्मक पहलुओं को छोटा कर देते। अगर वे इसे सिर्फ मनोविज्ञान कहते तो वे इसके ऐतिहासिक और कलात्मक मूल्य को कम कर देते। तो टैरो का सार किसी एक जवाब में नहीं है। सार इस बात में है कि ये एक ही समय में ये सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल। और ये सवाल पाठक को मजबूर करता है कि वे खुद इन सभी परतों को खोजें और तय करें कि उनके लिए टैरो का क्या मतलब है। ये हमें सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, नहीं, बल्कि हमें एक प्रक्रिया में शामिल कर रहा है। एकदम सही। असली सार वही है जो हर व्यक्ति इस सवाल से जुड़कर खुद अपने लिए खोजता है। लेखक का जो शुरुआती सवाल है वो हमें कोई नक्शा नहीं देता, बल्कि सिर्फ खोज की दिशा में इशारा करने वाला एक कंपास देता है, और वो दिशा है जिज्ञासा। तो आज हमने एक ऐसे स्रोत से शुरुआत की जो सिर्फ एक सवाल था,
और हमने पाया कि वो सवाल ही अपने आप में सबसे गहरी जानकारी का एक दरवाजा था। ये अद्भुत है कि 3 शब्द हमें इतिहास, मनोविज्ञान और कला की इतनी गहरी चर्चा तक ले आए। स्रोत हमें कोई तथ्य नहीं, बल्कि किसी विषय को समझने का एक नजरिया और एक तरीका सिखाता है। और सबसे बड़ा सबक ये है कि टैरो जैसे विषयों के लिए जो कला, प्रतीकात्मक और व्यक्तिगत अनुभव के संगम पर खड़े हैं, उनका सार अक्सर एक सरल मौलिक प्रश्न से शुरू हुई व्यक्तिगत खोज में ही पाया जाता है। सार कोई स्थिर वस्तु नहीं है जिसे पाया जा सके, बल्कि यह एक गतिशील प्रक्रिया है जिसे जिया जाता है। आज की इस चर्चा को हम एक और विचार के साथ समाप्त करते हैं। स्रोत पूछता है, टैरो क्या है? हमने इसके कई मुमकिन जवाबों पर बात की। हाँ, इस पर आगे सोचने के लिए एक और सवाल हो सकता है, जो इसी से जुड़ा है। ये सवाल पूछने वाला कौन है? ये एक बेहतरीन मोड़ है ना? हाँ, क्योंकि जवाब इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि पूछ कौन रहा है। एक इतिहासकार का जवाब, जैसा हमने देखा, एक कलाकार के जवाब से बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल। एक मनोवैज्ञानिक का जवाब एक आध्यात्मिक साधक के जवाब से अलग होगा। हमारा अपना नजरिया, हमारी मान्यताएं और हमारे अनुभव वो उस जवाब को कैसे आकार देते हैं जो हमें मिल सकता है। तो शायद असली खोज सिर्फ ये जानना नहीं है कि टैरो क्या है, बल्कि ये भी जानना है कि हम कौन हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं।